हेलो दोस्तों, एग्जाम पद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हिंदी के में हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अक्षरों और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, हिंदी में जो मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्णों में से 11 जो स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। इसमें कावर, चावर, टावर और टावर में आपका जो होता है डा और ढा जो द्विगुण व्यंजन में आते हैं। तावर होता है पावर। देखिए, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या र ल वा उस व्यंजन होते हैं हमारे सा श और श हा तीनों, और जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 अक्षरों से मिलते हैं। संयुक्त मतलब दो मिले हुए व्यंजन। देखिए, छा का और सा से मिलकर बना आधा का और ये छा, ये जो आपका आधा का होगा और शा। त्रा तावरा ज्ञा जा और या अस्रा सा या सा और हा प्लस। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अंग और आहा अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में इन्हें स्वर वर्णमाला में दिखाना जाना उचित नहीं माना है। देखिए, इसके बाद बात करते हैं विदेशी भाषा से ग्रहण लिए गए जो तल बिंदु या नुक्ता वाले होते हैं उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अरबी फारसी के लिए प्रयुक्त में किया जाता है, जैसे आ खा गा जा और फा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आ जो यह उसकी मात्रा की सूचक शिरोरेखा पर लगा चंद्रबिंदु का विवृत ओ का सूचक होता है, जैसे कॉलेज, ऑफिस आदि। इसके बाद बढ़ते हैं स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिसके उच्चारण से श्वास का अवरोध नहीं होता है, अर्थात हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है। उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है उच्चारण के आधार पर। देखिए, पहले हम उच्चारण के आधार देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है इस पर देखते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, छोटी और छोटा और री। देखिए, री का उच्चारण भी समांतर री के रूप में होने लगा है, पर लिपि में इसका प्रयोग प्रचलित किया गया है। देखिए, दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखिए, ठीक है, इसमें जो हमारी छोटा जो था, इसमें छोटा और मिलकर ये 2 बने दीर्घ स्वरों में, जैसे ए, ओ उच्चारण कभी ए के समान होता है, जैसे पैशा, मैल, बैल आदि। ठीक है, इसके बाद प्लुत स्वर अथवा त्रिमितिक जो हमारे त्रिस्वर होते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है, अर्थात 3 मात्रा का जितने समय लगता है उसे प्लुत स्वर अथवा त्रिमितिक स्वर कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करें नाटक में, संवादों में इसका प्रयोग से राम होता है ना, ऐसे। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए, अनुनासिक के आधार पर जो होते हैं, अनुनासिक के आधार पर हम जो है स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, जब स्वर का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख से और कुछ नासिका से निकलती है तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं, चौकन्ना आदि। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं चंद्रबिंदु में भी हंसना, चांद, ऊंट आदि। इसके बाद बात करते हैं निर्नुनासिक जो वर्ड होते हैं, स्वर होते हैं, जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुंह से निकलती है तो वह निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहलाता है। आ से औ तक सभी स्वर निर्नुनासिक वर्ड होते हैं। देखिए, इसके बाद करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जिह्वामूल, तालु, मूर्धा, दंत, अवर्ष, दंतमूल, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिका से होता है। इन उच्चारणों को स्थानों के आधार पर व्यंजनों को कंठ, जिह्वामूली, तालव्य, दंतर, दंत, वर्ष, ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक, इन 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब इन वर्गों को विभाजित किया गया, इसको हम देखेंगे अच्छे से। देखिए, कंठ में क्या आता है, क, ख, ग, घ ये वर्ड होते हैं। जिह्वामूली जो होते हैं क, ख, ग गले से थोड़ा नीचे होते हैं। तालब में च, छ, ज, झ, य, स तालु से होते हैं, ये रिलेटेड। मूर्धन की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ और श मूर्धा से होते हैं ये हमारे वर्ड। इसके बाद बात करें दंत, त, थ, द, ध, न ये दांतों से। वर्ड्स जो होते हैं स, ज, र, ल दंत मूल से जहाँ ऊपर का मसूड़ा व दांत मिलते हैं। ओष्ठ जो होते हैं प, फ, ब, भ, म दोनों ओठों को छूते हुए। आप बोल के देखिएगा तो आपको ऐसे लगेगा प, फ,
बा, भा, ये दोनों ओठों को छूते हुए जाते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन व, फा, निचले ओठों और ऊपर के दांतों को छूते हुए। नासिका जो होते हैं अंग, या, ड़, न, म, मुख और नासिका दोनों से प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण होता है। प्रयत्न के आधार पर जो होते हैं हम देखते हैं 3 प्रकार से इनको बांटते हैं हम। देखिए, श्वास के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर, जिह्वात्वा अन्य अवयव के आधार पर। श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। देखिए, अल्प प्राण क्या होते हैं? ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जैसे क, ख। इनमें मतलब वायु की मात्रा कम होगी, जैसे देखिए अर्थात वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण। वर्ग के जो हमें जैसे हमने वर्ण पढ़े थे क, ख, ग, इसमें क्या होता है? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होते अल्प प्राण में आते हैं, याद रखिएगा। जो महाप्राण होते वे व्यंजन के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है, जी कह सकते हैं हम, अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ होते व्यंजन। और इसमें क्या होता है? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होते हैं। अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम, और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ होते हैं। हा भी एक महाप्राण है, ये आप पॉइंट देख लीजिएगा। आगे देखते हैं स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। इसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं, सघोष और अघोष और सघोष। देखिए, अघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन नहीं होता वो होते हैं अघोष। वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं, देखिए वर्ण जो होते हैं, वर्ग जो होते हैं हमारे वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त क, ख, प, फ, ये जो नुक्ता वाले भी अघोष में ही श्रेणी में आते हैं। शा, शा, तीनों शा जो हमारे होते हैं ये भी हमारे अघोष में ही आते हैं। इसके बाद बात करते हैं सघोष की। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, या हम कह सकते हैं तृतीय, चतुर और पंचम वर्ण, वो हमारे होते हैं सघोष। देखिए, र, ल, व और ह भी एक सघोष ही है। र, ल, व और हाँ सघोष की में व्यंजन में आते हैं। इसके बाद करते हैं जिह्वा या अन्य अवयव द्वारा श्वास का अवरोध। इस आधार पर व्यंजनों की स्पर्श, संघर्षी, संघर्षी, उच्छिष्ट या अंतस्थ वर्गों में रखा जाता है। अब बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श मात्र करता है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ट, ठ, ये। ठीक है, आगे देखते हैं स्पर्श संघर्षी क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को इस प्रकार स्पर्श करता है कि श्वास कुछ संघर्ष से रगड़ के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। देखिए, संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं, जैसे शा, 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 हा, खा, ग, ज, फ, ये। ठीक है, आगे बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें इस उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, इसमें आते हैं ड, ढ। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, र, ल, व, ये हमारे 4 व्यंजन होते हैं, 4 वर्ण या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं विराम चिन्हों के विषय में। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह वाक्य में पद, वाक्यांश और खंड वाक्य पारंपरिक संबंध सूचित करने के लिए अति उनके अर्थों को स्पष्ट करते हैं। कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में वाक्यों के अर्थ ही समझ से नहीं आते और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इस कारण वाक्यों में विराम चिन्हों का भी उचित स्थानों का उपयोग करने का अभ्यास करना चाहिए। देखिए कि हम देखते हैं पूर्ण विराम, इसको हम फुल स्टॉप इंग्लिश में कहते हैं। फुल स्टॉप जो होता है संकेत चिन्ह है, पूर्ण विराम क्या है। अर्धविराम जैसे सेमीकोलन, ये अर्धविराम है। अल्पविराम, अल्पविराम, उपविराम, उपविराम का चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। और इसके बाद बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, रेखा निर्देशक चिन्ह इसको कहते हैं। इसका विवरण चिन्ह होता है हमारा, ये विवरण होता है। त्रुटिपूरक चिन्ह जो होते हैं ये हमारा त्रुटिपूरक चिन्ह है। संक्षिप्त सूचक चिन्ह, ये संक्षिप्त सूचक चिन्ह में आता है। इसके बाद बात करते हैं और लोप चिन्ह, ये हमारे लोप निर्देशक होते हैं। समानता सूचक चिन्ह, समानता सूचक इसको होता है इक्वल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोष्टक, जिसको ब्रैकेट, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन है ह, छ, ओ और ए। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, डी, ए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी लिखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। ऑप्शन है ग, ज, छ और टा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन में होगा। 6 संयुक्त वर्ण है, ये आप यहाँ पर व्याख्या देख लीजिएगा। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोलियाँ लिखी जाती हैं? ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। जो इसका उत्तर जो सही होगा हमारा बी होगा, व्यंजन। देखिए व का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। जो इसका हमारा उत्तर होगा सी ऑप्शन सही होगा, दंतोष्ठ। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए इसमें ऑप्शन है क, छ, त्र और ज्ञ। जो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, का के बाद। कौन सा घोष वर्ण है इसमें से बताइए? ख, चा, म और ठ। मैंने आपको बताया था अघोष और घोष, ये आपको समझाया भी गया है। देखिए जो इसका उत्तर होगा हमारा सी, माँ एक घोष वर्ण है। देखिए आपको देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारा वर्ण व्यंजन होते हैं ये हमारे घोष वर्ण में आते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है छ, त्र, ज्ञ, फ। जो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, फ। फ एक संयुक्त व्यंजन में नहीं आता। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, मैंने आपको बताया है। देखिए का और शा मिलकर के छ होता है, ता और रा मिलकर त्र होता है, ज और या मिलकर के ज्ञा होता है, श और रा मिलकर श्र होता है। ये संयुक्त व्यंजनों में आते हैं। निम्नलिखित में से ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन है ठ, ड, ड़ और ध। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी होगा, ध। विसर्ग क्या है? देखिए विसर्ग क्या है? संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है कि अयोगवा है कि अल्प प्राण है? इसका जो उत्तर होगा हमारा अयोगवा है। विसर्ग जो है हमारा एक अयोगवा है, मैंने आपको बताया था अंग, विसर्ग और आहा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। देखिए विसर्ग जो हरा ये आहा अनुस्वार अंग होता है, अयोगवा होते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होती है। इनकी गणना स्वरों में होती है। देखिए विराम का अर्थ बताइए। ऑप्शन है राम के वियोग में विश्राम या आराम, विछुड़ना या व्यंजन। जो हमारा उत्तर होगा या इसका जो होगा विश्राम या आराम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? इसमें ऑप्शन है य, श, ल और श। ल हमारा जो होता है सी ऑप्शन सही है, ल पार्श्विक व्यंजन में आता है। या व जो होते हैं अर्धस्वर होते हैं, ला पार्श्विक व्यंजन होता है। और झा जो होते हैं ला तालव्य, शघोष महाप्राण है। जो सा है हमारा तालव्य है, अघोष है और महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? देखिए जो इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा बी, ज और या मिलकर ये हमने बताया था संयुक्त व्यंजन है, ज मिलकर बना हुआ है ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण का चयन कीजिए। ऑप्शन है आ, ज, ह और श। इसमें हमें अघोष वर्ण बताना है। मैंने आपको सघोष और घोष को समझाया भी है। देखिए जो इसका उत्तर जो हमारा होगा श होगा, ये अघोष वर्ण में आते हैं। देखिए अघोष वर्ण वे होते हैं जिनका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो होता है ये अक्त व्यंजन वो अघोष की श्रेणी में आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ये हमारा किस में आता है? तालव्य में, दंत में, कंठोष्ठ में या कंठ तालव्य में? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कंठ तालव्य होगा, डी ऑप्शन सही है। निम्न देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन है पश्चिम विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत और पश्चिम संवृत। जो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी, पश्चिम संवृत। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनि और व्यंजन। देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा स्वर, ये स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, ए ऑप्शन सही है स्वर।
जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? और ऑप्शन है अनुसार, अयोगवा, अंतस्थ और अकारांत। जो हमारा राइट आंसर होगा डी, अकारांत। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या होते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवा या संयुक्त व्यंजन? जो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी होगा, ये हमारे अयोगवाह में आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और य। देखिए हमारा जो इसका राइट आंसर होगा डी, य नहीं है। यह व्यंजन है, शेष अन्य स्वर होता है। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। देखिए पूर्ण विराम के चिन्ह में इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो इसका जो होता है त्रुटि विराम होता है, ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कब आया। देखिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख, घ, ज या झ महाप्राण नहीं है। जो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा, ज महाप्राण नहीं है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा सी, वाक्य के अंत में किया जाता है। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा होता है? अर्धविराम, अल्पविराम, त्रुटि विराम, लोप निर्देश। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, अल्प विराम का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आता है? देखिए ज, र, ह या सा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए, जा। ज व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आधुनिक देखा जाए स्पर्श संघर्षी 5 व्यंजन में आते हैं, 5 होते हैं इनके, च, छ, ज, झ और य 4 वर्ग में किए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए उद्धरण चिन्ह में कब ऑप्शन है, जब किसी कथन जो का तो लिखा जाता है, जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो इसका जो राइट आंसर हो जो हमारा होगा ए, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों का रूप में लिखा जाता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा? जो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 32, 34, 33 या 36। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा सी, 33 व्यंजन होते हैं। 52 कुल वर्ण होते हैं, इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 योग गुण होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला 33 मूल व्यंजन, इसके 2 उच्छित व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 2 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं। 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में कुल 52 वर्ड हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से उपविराम चिन्ह कौन सा होता है? जो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए होगा। उपविराम का चिन्ह ये होता है, इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों के अंतर्गत होता है, जैसे तुलसीदास एक महान कवि यथा। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? झ, ठ, हा या म? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा, हा। संघर्षी व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, श, श, श और हा। अघोष वर्ण कौन सा होता है? ऑप्शन है आ, जा, हा और शा। अघोष वर्ण के व्यंजन में जो राइट आंसर होगा हमारा डी होगा, सा एक अघोष वर्ण की श्रेणी में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो अघोष वर्ण है, देखिए पहला और दूसरा वर्ण जो आता है वो अघोष में आते हैं। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है संकेत के लिए, विवरण के लिए, लोप निर्देश के लिए, समानता सूचक के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, संकेत के लिए किया जाता है निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप ऑप्शन में आपके दे रखे हैं। जो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा इसका होगा बी। जब शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखना होता है तो शब्द का पहला अक्षर लिखने के लिए संक्षिप्त शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऊस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और श, श, श। जो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा इसमें से डी ऑप्शन में होगा, श, 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 ह। ये ऊष्म व्यंजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला छ से ड से ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? ऑप्शन है ठा, या, ढ और झ। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, य र ल व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, हिंदी वर्णमाला य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और श श और हा उष्म व्यंजन है। छ त्र ज्ञ और श जो होता है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करिए। देखिए इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा ए, दिवा दिवस में रिक्त स्थान का प्रयोग करिए, जो राइट आंसर ये होगा। ये समानता सूचक का चिन्ह होता है। लोप निर्देशक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग ऑप्शन है जब पूर्व बात की अनुक्ति करनी हो, जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो, जब वाक्य में संक्षिप्त करना हो, या जब वाक्य विस्मयाबोधक हो। जो इसका राइट आंसर हो जो हमारा होगा ऑप्शन ए, जब पूर्ण बात की अनुक्ति करनी हो। ठीक है, ये लोप चिन्ह का निशान है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है छ, श, त्र और री। देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है तो श होगा, खड़खोड़ा वाला। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं है छ, देखिए श संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ, त्र, श, री और ज्ञ संयुक्त व्यंजन में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हिंदी को। ओके।